दोस्तों, आज की जो घटना है, ये घटना अपने आप में इतनी ज़्यादा विचित्र घटना है कि शायद ही 850 एपिसोड में इस चैनल पर सुना चुका हूँ। और इससे पहले शायद ही मैंने आप लोग को पहले कभी इस तरीके की कोई कहानी सुनाई हो। आज की कहानी के अंदर दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति की पत्नी के साथ में नाजायज़ रिश्ता होता है। वो ये समझ रहा था कि वो उसकी पत्नी के साथ में मज़े ले रहा है, लेकिन उसको ये बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि वो जिसकी पत्नी के साथ में नाजायज़ ताल्लुकातों में बंधा हुआ है, उसका पति खुद इसी की पत्नी के साथ में भी शारीरिक संबंध बना रहा है। यानी दो व्यक्ति एक दूसरे की पत्नी से शारीरिक संबंध बना रहे हैं और दोनों आपस में यही समझ रहे हैं कि हम मज़ा तो ले रहे हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि मेरी पत्नी भी ऐसा कुछ कर रही है। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, ये पूरी कहानी ऐसे ही चलती रहती है। लेकिन एक दिन अचानक से इस कहानी के अंदर एक बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि अवैध संबंध, जैसा कि मैंने आप लोगों को हमेशा बताया, ये अवैध संबंध हमेशा खून के प्यासे होते हैं। और इस कहानी के अंदर भी ऐसा ही कुछ होता है। एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो जब इस कहानी के अंदर सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, एक व्यक्ति दूसरे की पत्नी से संबंध बना था, दूसरा व्यक्ति दूसरे की पत्नी से संबंध बना रहा था, तो फिर कार ऐसा क्या हुआ कि एक व्यक्ति की मौत हो गई। ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। लेकिन आप लोगों से फिर वही एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर हम बहुत समय तक कंटिन्यू नहीं रहे, जिसकी वजह से रीच बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है। तो आप लोगों के सपोर्ट की, प्यार की ज़रूरत है। जितने भी लोग वीडियोस को देखते हैं, सारे लोग लाइक करें और सारे लोग कम से कम एक एक व्यक्ति कमेंट्स करें, जिसकी वजह से हमारी वीडियोस को रीच मिले और चैनल फिर से वापस से उसी स्थिति में पहुंच जाए। तो फिर चलते हैं, सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। दोस्तों, बात करूं अगर मैं आज की इस कहानी की, तो आज की कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ से। और यहीं पर एक गांव लगता है, कनाबनी गांव। इसी गांव के अंदर 3 मई सुबह के तकरीबन 7 से 8 बजे के आसपास का समय था। कुछ लोग सुबह सुबह अपने खेतों पर जाने के लिए निकलते हैं। तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है सूरज वर्मा। सूरज वर्मा का खेत है और उसी खेत के पास में एक महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब इस तरीके से लोग जब उस डेड बॉडी को देखते हैं, लोगों का हुजूम इकट्ठा हो जाता है, चीख पुकार मच जाती है। और देखते ही देखते ये जो खबर थी पूरे गांव के अंदर आग की तरफ फैल जाती है। और थोड़ी ही देर के बाद में लोगों की एक भीड़ सूरज वर्मा के खेत के इर्द गिर्द दिखाई पड़ती है। वहीं उस भीड़ में से कोई व्यक्ति सीधा पुलिस थाने में कॉल कर देता है। पुलिस पहुंचती है। लेकिन दोस्तों, जब पुलिस उस भीड़ को आगे बढ़ते हुए, चीरते हुए आगे बढ़ती है, तो देखती क्या है कि एक महिला है जिसके जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं है। लेकिन 100 मीटर का ऐसा दायरा था कि जहां पर खून के छींटे दिखाई पड़ते हैं। देखने से ही ऐसा लग रहा था कि शायद इस महिला ने अपनी जान बचाने की भरपूर कोशिश की है और किसी ने इसका बड़ी ही बेरहमी के साथ में कत्ल किया गया है। अच्छा, जिस्म पर इस महिला के एक भी कपड़ा नहीं था, तो इस बात की भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी कि शायद इस महिला के साथ में कुछ दुष्कर्म या फिर कुछ किया गया हो। और इस महिला के हाथ की उंगलियां भी कटी हुई थी। इससे पुलिस का एक अंदाज़ा ये भी जाता है कि जब वो व्यक्ति कुल्हाड़ी से या किसी धारदार हथियार से जब वार कर रहा होगा, तो उस समय इस महिला ने हाथ से उस वार को रोकने की कोशिश करी होगी, जिसकी वजह से इस महिला की उंगलियां ही कट गई हैं। कत्ल इतना विध्वंसक और इतना भयानक तरीके से किया गया था कि जो कोई भी वहां पर मौजूद था, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जिसकी रूह ना कांप गई हो। अब पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही थी, घटनास्थल को बहुत ही बारीकी से चेक कर रही थी, लोगों से भी पूछताछ कर रही थी। इसी बीच में एक व्यक्ति रोता हुआ वहां पर पहुंचता है। इस व्यक्ति का नाम होता है मोनू। मोनू, जिसके 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों के साथ में ही वहां पर पहुंचा था। और इस महिला की डेड बॉडी देखने के बाद में ज़ारों कतार मोनू रोने लगता है। मोनू पुलिस वालों से कहता है कि ये डेड बॉडी किसी और की नहीं, बल्कि उसकी पत्नी गुलबशा की है। कल अपने दोनों बच्चों की किताबें लेने के लिए घर से निकली थी, लेकिन उसके बाद लौट कर नहीं आई। मैंने अपनी पत्नी गुलबशा को हर जगह ढूंढा, लेकिन कहीं पर भी कुछ मिला नहीं। और आज सुबह मुझे ये पता चल गया कि वहाँ पर डेड बॉडी मिली है और डेड बॉडी गुलबशा की है। इसलिए साहब मैं यहाँ पर आया हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि आखिरकार मेरी पत्नी की हत्या किसने की है। लेकिन जिसने भी किया है वो जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में होना चाहिए और उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और इतना कहते ही मोनू जो होता है बेहोश हो जाता है, क्योंकि मोनू अपनी पत्नी और अपने 2 बच्चों के साथ रहा करता था। अब मोनू की ज़िंदगी में ये दुख पहाड़ की तरह इसलिए टूटा था क्योंकि अब बच्चों की जिम्मेदारी भी मोनू के ऊपर आ चुकी थी। इसलिए मोनू ज़ारों कतार रो रहा था। लेकिन दोस्तों, पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिरकार इस गुलबशा की हत्या कौन करेगा।
डेड बॉडी की शिनाख्त हो चुकी थी, पहचान हो चुकी थी, उसका पति भी मिल चुका था। अच्छा, पति से कुछ ऐसा संदिग्ध मिलता नहीं है कि जिसके तहस पर इस केस को सुलझाने के लिए पुलिस आगे की कार्रवाई कर सके। इसलिए पुलिस फैसला करती है कि इस ब्लाइंड मर्डर को खोलने के लिए सबसे पहले जो गुलफशा का मोबाइल नंबर है, उसकी लास्ट लोकेशन और उसकी कॉल डिटेल्स, ये सारी चीज़ें पुलिस के पास इसका डाटा होना चाहिए। अब पुलिस जो थी वो गुलफशा की कॉल डिटेल्स निकालने के लिए सबसे पहले मोनू से उसकी पत्नी गुलफशा का नंबर लिया जाता है, कॉल डिटेल्स, लास्ट लोकेशन वगैरह चेक की जाती है। तो इत्तेफाक से गुलफशा का जो मोबाइल नंबर होता है वो उसी घटना स्थल पर मिल जाता है। अब मोबाइल नंबर जब वहाँ पर मिलता है, पुलिस वाले उस मोबाइल नंबर को खंगालते हैं, कॉल डिटेल्स के लिए अप्लाई कर देते हैं। कॉल डिटेल्स आने ही वाली होती है, उसका डाटा पुलिस के पास पहुँचने ही वाला होता है। लेकिन इसी बीच में जब पुलिस वाले गुलफशा का मोबाइल नंबर चेक कर रहे थे तो उस मोबाइल के अंदर एक वीडियो था, जो वीडियो उसके पति मोनू का था, और मोनू किसी अन्य महिला के साथ में फिजिकल रिलेशनशिप बना रहा था। अब ये बात पुलिस को थोड़ा सा हजम नहीं होती है। फ़ोन है गुलफशा का, मोनी की पत्नी का, लेकिन गुलफशा के मोबाइल में जो वीडियो है उसमें उसका पति मोनू किसी दूसरी महिला के साथ में है। इसलिए पुलिस को डाउट होता है कि हो सकता है कि जो मोनू है यही कातिल हो, इसने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया हो, क्योंकि इसकी पत्नी को इसका भेद पता चल गया था, इसके अवैध संबंधों के बारे में पता चल गया था, और शायद इसने इसी वजह से अपनी पत्नी का कत्ल किया हो। इसलिए पुलिस वाले मोनू को बुलाते हैं और इससे जब सख्ती से पूछताछ करते हैं तो मोनू कहता है कि साहब, ये वीडियो मेरा ज़रूर है, हाँ ये लड़की मेरी प्रेमिका है, लेकिन मैंने अपनी पत्नी का कत्ल नहीं किया है। हो सकता है कि मेरी पत्नी ने वीडियो मेरे मोबाइल में देख लिया हो, उसने मोबाइल में से उस वीडियो को किसी तरीके से ले लिया हो व्हाट्सएप पर या फिर कहीं, लेकिन आप मेरा यकीन जानिए कि मैंने अपनी पत्नी का कत्ल नहीं किया है। लिहाजा पुलिस वालों के पास में अब गुलफशा की कॉल डिटेल्स भी आ जाती है। जब कॉल डिटेल्स खंगाली जाती है तो पता चलता है कि इसके घर से 3 घर छोड़कर एक घर है, और उसी घर में एक व्यक्ति है, उसी व्यक्ति के साथ में गुलफशा की बातचीत होती थी। लेकिन जब पुलिस उस व्यक्ति के घर पर पहुंचती है तो वहां पर उस व्यक्ति की जो पत्नी होती है, उस पत्नी को देखकर पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं। दरअसल वो महिला कोई और नहीं थी, बल्कि वो महिला थी जो मोनू की गर्लफ्रेंड थी और उस वीडियो में साफ देखी जा सकती थी। अब ये बात पुलिस को बड़ा असहज महसूस कराती है कि मोनू की वीडियो जिस महिला के साथ में गुलफशा के मोबाइल में थी, गुलफशा की उसी महिला के पति से बातचीत होती थी, यानी ये दोनों एक दूसरे की पत्नियों के साथ में शायद फिजिकल रिलेशनशिप में थे। इसलिए पुलिस वालों को अब कहीं ना कहीं डाउट होता है, और जब डाउट होता है तो पुलिस वाले सबसे पहले जो उस महिला का पति था, यानी गुलफशा के घर से 3 घर छोड़कर गुलफशा का जो प्रेमी कह सकते हैं वो था, उस तक पुलिस पहुंचती है, उसको अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद में पुलिस थाने लेके आती है और उससे पूछताछ करती है। उससे कहती है कि देखो, तुम्हारे खिलाफ सबूत हैं। पहली बात यह है कि मोनू तुम्हारी पत्नी से बात करता था, हो सकता है कि तुम्हें मोनू से नफरत हो, इसलिए तुमने उसकी पत्नी का कत्ल कर दिया हो। दूसरी बात यह है कि मोनू की पत्नी खुद तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, शायद इस वजह से तुमने उसकी पत्नी की हत्या कर दी हो। अब ये बातें जब वो सुनता है तो उसके बाद में वो थोड़ा सा डरता है, घबराता है, और पुलिस की सख्ती के सामने टूटता है। और टूटने के बाद में जो कहानी सुनाता है, इस कहानी को जब आप लोग सुनेंगे तो शायद आप लोगों को अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। दरअसल ये व्यक्ति जो कहानी सुनाता है, उस कहानी के हिसाब से ये जो सोनू था, इसकी पहले 2 शादी हो चुकी थी। उसके बाद में दोनों पत्नियों से इसका तलाक होता है। उसके बाद में इसकी शादी गुलफशा के साथ में होती है। अच्छा, जो गुलफशा थी ये भी तलाकशुदा थी, इसके 2 बच्चे भी थे, लेकिन ये अपने पति सोनू के साथ रहना शुरू करती है। उसके बाद इसी गांव में आके रहने लग जाती है। इसी बीच में इसकी दोस्ती होती है एक महिला से, जिसका नाम होता है रानी उर्फ मंतशा। अब रानी उर्फ मंतशा से जब मुलाकात होती है, दोस्ती होती है, दोनों एक दूसरे के घर आने जाने लगते हैं। लेकिन इस बीच में एक ऐसा गेम चलता है जिसके बारे में ना तो मंतशा को खबर लगती है और ना गुलफशा को खबर लगती है। दरअसल जो गुलफशा थी उसको रानी उर्फ मंतशा के पति से प्रेम हो जाता है, जो रानी उर्फ मंतशा थी उसको गुलफशा के पति से प्रेम हो जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि रानी उर्फ मंतशा और गुलफशा, इन दोनों को इस बारे में ज़रा भी कानो कान खबर नहीं थी, और न इनके पतियों को ये खबर थी कि हम चारों के बीच में ये सब कुछ चल रहा है। हर किसी को यही लग रहा था कि हमारी जोड़ी सिंगल है। बहरहाल ऐसा ही सब कुछ चलता रहता है। लेकिन इसी बीच में जो रानी उर्फ मंतशा का पति था, वो गुलफशा के साथ में जब मुलाकात करता है तो इसी बीच में गुलफशा उससे कहती है कि वो तुमसे शादी करना चाहती है, लेकिन वो इनकार कर देता है, क्योंकि गुलफशा यहाँ पर किराए पर रहने के लिए आई थी। इसका घर परिवार भी इतना अच्छा था नहीं, सोसाइटी के लोग भी ज़्यादा अच्छे नहीं थे, ख़ानदान भी ज़्यादा अच्छा नहीं था। इसलिए उसको लगता है कि शायद ये उसके गले पड़ रही है। वो सोचता है कि वो तो बस मज़े ले रहा था और मज़े लेके निकल जाएगा।
लेकिन यहाँ पर गुलफिशा जो थी वो बार बार दबाव डालती है, लेकिन ये व्यक्ति मना कर देता है। लेकिन इसी बीच में गुलफिशा को एक अजीब वीडियो हाथ लगती है। दरअसल इसके पति सोनू के मोबाइल में जो इसका प्रेमी था, उसकी जो पत्नी थी रानी उर्फ मंतिशा, उसका वीडियो था जो कि आपत्तिजनक था। अब ये उस वीडियो को लेती है, उसी वीडियो को ढाल बनाती है और ढाल बनाने के बाद में अपने प्रेमी को कॉल करती है, कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, देखना चाहोगे। अब वो समझ नहीं पाता है कि ये क्या बोल रही है। उसके बाद में ये वीडियो उसको दिखाती है, कहती है कि ये देखो मेरे पास तुम्हारी पत्नी का वीडियो है, तुम क्या समझ रहे थे कि तुम सोनू की पत्नी के साथ में मज़े ले रहे हो, लेकिन एक्चुअल में वो भी तुम्हारी पत्नी के साथ में मज़े ले रहा है और उसके पास तो तुम्हारी पत्नी की वीडियो भी है। और अब तुम मुझसे शादी भी करोगे और शादी नहीं करोगे तो फिर ये वीडियो मैं सब में वायरल कर दूंगी, या तो बेहतर यही होगा कि तुम अपनी पत्नी मंतिशा को छोड़कर मुझसे शादी कर लो या फिर बदनामी सहने के लिए तैयार हो जाओ। अब ये बातें जब ये सुनता है तो ये घबरा जाता है। अब ये प्लानिंग करता है कि किसी तरीके से मैं गुलफशा को रास्ते से हटा दूं। अब रास्ते से हटाऊं तो कैसे हटाऊं, तो किसी तरीके से ये उसको अपने झांसे में लेता है, अपनी बातों में लेता है, रात को मिलने के लिए बुलाता है। पहले उसके साथ में फिजिकल होता है और उसके बाद में बड़ी ही बेरहमी के साथ में उसकी हत्या कर देता है। लेकिन हत्या करने के बाद में जो मोबाइल था छीना झपटी में कहीं गिर जाता है और मोबाइल साइलेंट था, और इत्तेफाक से वो मोबाइल शायद गिरने के बाद में स्विच ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से ये पूरी रात उस मोबाइल को ढूंढता है, सोचता है कि फिंगर लगा के लॉक खोल लूँगा, लेकिन वही होता है कि ना जो होना होता है वो मोबाइल इसको मिलता नहीं है। सुबह होने वाली होती है, इसलिए वहाँ से 9-11 हो जाता है। अगले दिन लोगों को डेड बॉडी मिलती है, उसके बाद बात पुलिस तक पहुँचती है और इस पूरे केस का खुलासा हो जाता है। लेकिन अपने आप में एक बड़ा अजीब केस था। यानी दो सहेली हैं, एक दूसरे के पति के साथ में गलत संबंधों में है और उसके बाद में एक इंसान की जान चली जाती है। आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में जो भी सोचें मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों कल के दिन आप लोग के कुछ बेहतरीन से कमेंट्स भी थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों आप लोग के जो कल के दिन कमेंट्स आए थे इसमें राधेश्याम शर्मा लिखते हैं, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से लिखते हैं और ये लिखते हैं कहानी थोड़ी बड़ी लाया करो, आज ऐसा लगा कि कहानी 2 मिनट में पूरी हो गई। राधेश्याम शर्मा जी, कल की जो कहानी थी एक्चुअल में वो कोई क्राइम स्टोरी थी नहीं, एक न्यूज़ थी जिस पर मैंने अपडेट देना था इसलिए दे दिया। धीरज सिंह है लिखते हैं जय श्री राम मलिक भाई, अच्छी स्टोरी है तो मेरे भाई शुक्रिया आपका। विनोद उपाध्याय लिखते हैं नाइस स्टोरी मलिक जी, शुक्रिया मेरे भाई। फरजाना सिद्दीकी लिखते हैं डेली आई एम वाचिंग दिस न्यूज़, तो शुक्रिया। सरफराज सिद्दीकी हैं लिखते हैं वेरी नाइस भाई, तो शुक्रिया। खान अकील हैं लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाविज भाई, आप कैसे हो, कहानी बहुत दर्द भरी है, अल्लाह सबको हिफाजत करे, शुक्रिया मेरे भाई। मनदीप वर्मा की पत्नी प्रादीप वर्मा जलंधर पंजाब से कहानी सुनती है, शुक्रिया। नसीर अहमद लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाविज भाई, कैसे हैं आप, तो मैं ठीक हूँ भैया, बताएं कैसे हैं आप। सुल्त्यागी हैं लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेनू सुल्त्यागी शाना बुलंदशहर से सुनते हैं भाई, शुक्रिया। मंसूरी भाईजान लिखते हैं गुड जॉब भाई, शुक्रिया। फरजाना सिद्दीकी लिखते हैं वेल एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस क्राइम स्टोरी बेटर देन उस्मान सैफी क्राइम स्टोरी, तो बहन आपका शुक्रिया। मंसूरी भाईजान फरजाना सिद्दीकी जी अपना कमेंट्स करती हैं और मंसूरी भाईजान अगला कमेंट्स करते हैं। सो दोस्तों ये कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।